हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं द इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, नेचर ऑफ हिंदू मैरिज। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 5 to 8 तक के सेक्शंस कवर करेंगे, तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ हिंदू मैरिज, यानी कि प्राचीन जो हिंदू विधि थी उसमें जो हिंदू विवाह था उसको क्या कहा जाता था, क्या माना जाता था। तो प्राचीन टाइम में जो हिंदू विवाह होता था उसको संस्कार माना जाता था, और वो इसलिए माना जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता था प्राचीन टाइम पे कि जब दो लोगों का विवाह हो रहा है तो वो दो लोगों के साथ साथ दो आत्माओं का विवाह हो रहा है, दो आत्माओं का मिलन हो रहा है, और वो ताउम्र लाइफ टाइम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। ठीक है, वो पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेते थे, प्लस एक दूसरे को 7 वचन दिया करते थे, और ऐसा माना जाता था कि अब ये इनका विवाह हो गया, ये 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहेंगे चाहे कैसी भी स्थिति हो। इसीलिए इसको संस्कार माना जाता था प्राचीन हिंदू विधि के अनुसार प्राचीन टाइम पे। बट एज पर द नेचर ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट बना 1955, इसमें जो हिंदू मैरिज है, जो हिंदू विवाह है, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया। और वो इसलिए माना गया क्योंकि अब जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया तो इसमें दोनों पार्टियों का कंसेंट जानना बहुत ज़रूरी हो गया, यानी दोनों पार्टियों की सहमति होना। कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट का टाइम आ गया, ठीक है, दौर आया। इसमें दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए। अगर कोई भी एक पक्ष असहमत होता है तब ऐसी सिचुएशन पे उसकी शादी नहीं मानी जाएगी। दूसरा, अब क्या होता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बाद उन लोगों की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद अगर उन लोगों की आपस में नहीं बन रही तो वो जब चाहें अपनी शादी से खुश नहीं होने पर वो डिवोर्स ले सकते हैं एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यानी कि अगर हम वर्तमान समय में देखें तो इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये संस्कार और कॉन्ट्रैक्ट दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि अभी भी जो शादी होती है पूरे रीति रिवाज के साथ होती है। अभी भी 7 फेरे लिए जाते हैं, अग्नि के, पवित्र अग्नि के को साक्षी मानकर 7 वचन दिए जाते हैं। बट इसी के साथ साथ अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है, क्योंकि कंसेंट चाहिए होता है। और अगर इन केस कोई इन फ्यूचर में इन लोगों के बीच अगर आपस में नहीं बनती तो ये डिवोर्स के लिए भी एक दूसरे को दावा कर सकते हैं, डिवोर्स भी एक दूसरे को दे सकते हैं। तो ये था हिंदू मैरिज का नेचर। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 5 है, इसमें कुछ कंडीशंस दी गई है, कुछ शर्तें हैं जिसके अकॉर्डिंग ही हिंदू विवाह जो है मान्य होगा। तो एक एक करके हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तो पहली जो कंडीशन है, विवाह के समय किसी पक्ष का जो जीवन साथी है वो जीवित नहीं होना चाहिए। यानी कि जब लड़का या लड़की की शादी हो रही है तो उनके जो पहले, यानी उनकी जो शादी हो रही है तो फ्रेश मैरिज होनी चाहिए, यानी पहले से उनके लोगों की शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए लड़का है, बी लड़की है। ए की कोई शादी नहीं हुई है पहले से, ना ही बी की कोई शादी हुई है पहले से। ये दोनों शादी कर लेते हैं, ये शादी वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, ये शादी को माना जाएगा। बट अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर आ जाता है, सी, यानी एक और लड़की आ जाती है, सी। ठीक है, अब ए की जो शादी है ऑलरेडी सी से हो चुकी है पहले ही पूरे रीति रिवाज के साथ। ठीक है, अब वो क्या करता है, बी से शादी कर लेता है। तब ऐसी सिचुएशन पर वो शादी वैलिड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर धारा 11 लागू होगी और धारा 11 के तहत वो शादी शून्य हो जाएगी, और जो ए है वो लायबल हो जाएगा बाईगेमी के लिए। और अगर वो ऐसा करता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा 17 है उसके तहत भी उसको पनिशमेंट किया जाएगा, प्लस लॉ ऑफ क्राइम यानी IPC की धारा 494 और 495 के तहत भी उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारा का सारा क्लियर है। अब यहाँ पर एक छोटा सा और एग्जांपल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये एक केस लॉ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस है। यमुनाबाई अनंतराव अधव बनाम अनंतराव शिवराम अधव, ये 1988 का मामला है। इसमें यह पाया गया कि कोई भी विवाह जो हिंदू नियम के अनुसार हो रहा है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 का पालन नहीं करता है, तब वो शादी क्या है, वो शून्य हो जाएगी, शून्य माना जाएगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस केस में ये देखा गया। आगे चलते हैं, और इसका जो दूसरी शर्त है, जो दूसरी कंडीशन है, वो ये कहती है कि विवाह के समय, ठीक है, जो दूसरी शर्त है वो 3 आधारों पर निर्धारित करती है, और कोई भी पक्ष, चाहे लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से,
अगर इसका उल्लंघन करता है तो विवाह जो है वो खुद ही शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके वो कंडीशंस देखते हैं, वो जो आधार हैं वो देखते हैं। तो पहला आधार ये है कि जो लड़का या लड़की या दोनों पक्षों की तरफ से जो पक्षकार हैं, ठीक है, वो अपने मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, वो किसी प्रकार से मानसिक रूप से रोगी नहीं होने चाहिए। अगर वो मानसिक रूप से रोगी हैं और शादी के लिए अपनी सहमति देने में असक्षम हैं, तब वो शादी नहीं होगी। दूसरा, वो मानसिक रूप से स्वस्थ तो होने चाहिए, ठीक है, यानी मानसिक रूप से सक्षम होने चाहिए, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए, प्लस वो मानसिक रूप से इस तरह से भी बीमार ना हो कि वो शादी के बाद अपने बच्चों की उत्पत्ति करने के लिए अयोग्य हों। ठीक है, यानी कि उनको कुछ ऐसे बीमारी भी ना हो जिससे कि वो शादी की कर लें और शादी के बाद बच्चों की उत्पत्ति के लिए वो योग्य ना हो। अगर ऐसा होता है तभी वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। तीसरी कंडीशन ये है कि उन्हें पागलपन के आवर्तित हमलों के अधीन रहा है, ठीक है, नहीं कि पागलपन उस पर ना हो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं इसकी जो तीसरी कंडीशन है, जो तीसरी शर्त है, वो ये कहती है कि विवाह के टाइम, शादी के टाइम पर जो लड़का है, जो वर है, उसकी जो एज है, ठीक है, वो 21 वर्ष की होनी चाहिए, जबकि जो वधू है उसकी एज 18 वर्ष की होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं कहा गया कि अगर लड़के की एज 21 साल नहीं है, 20 साल है, या लड़की की एज 18 से कम है तो उनकी शादी नहीं मानी जाएगी या फिर उनकी शादी शून्य हो जाएगी। ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं कहा गया है, ठीक है, कि कंपलसरी नहीं बताया गया, बट इतना बोला गया कि भाई लड़के की एज मिनिमम 21 और लड़की की एज मिनिमम 18 होनी ही चाहिए। एक और बहुत ही फेमस केस है वी प्रेमा कुमारी बनाम एम पलानी। ये 2011 का मामला है। इसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने ये माना कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, ठीक है, ऐसा कोई भी इसमें प्रावधान नहीं है कि नाबालिग बच्चों की शादी की वो अनुमति ना दे, ठीक है, या फिर उनका उल्लंघन करे, ठीक है। लेकिन अगर कोई पार्टी चाहे कि अगर सपोज वो चाहे कि उस पर क्लेम करे, तो वो क्या कर सकती है, न्यायालय, जो जिला न्यायालय है, वहाँ पर एक याचिका दायर कर सकती है, जिससे कि एक डिग्री प्राप्त हो जाएगी उसे। और डिग्री जब उसे प्राप्त हो जाती है तो इस तरह का विवाह को शून्य घोषित कर सकती है जिला न्यायालय, ठीक है। और विवाह जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(2) की सब क्लोज जो 4th है, उसके द्वारा भी मान्य है, जो कि तलाक के लिए यानी डिवोर्स के आधार के लिए जो है वो आधार प्रदान करता है, ठीक है। ऐसा इस केस में देखा गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब जो धारा 5 जो है वो तीसरी शर्त के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि ऑलरेडी अगर जिसकी एज कम है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट यानी कि बाल विवाह निषेध अधिनियम जो 2006 है, ये लागू किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो बाल विवाह क्रूर प्रथा को रोकने का है, जो कि आज के टाइम पे भारत के समाज में गहराई से जड़ पकड़ रहा है और ये न्याय शास्त्र के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति या किसी लड़की की एज अगर 21 से कम है या लड़की की एज 18 से कम है, तो वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, इस एक्ट के थ्रू उसको पनिशमेंट दी जाएगी, या जो भी इस एक्ट में कहा गया उसके तहत उस विवाह के बारे में निर्णय दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम निषेध संबंध, ठीक है, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ रिलेशनशिप। इसमें ये कहा गया है कि जब तक कि उनमें से प्रत्येक को नियंत्रित करने वाली जो प्रथा या रिवाज हैं, दोनों के बीच विवाह की अनुमति नहीं देता। अब यहाँ पर क्या है कि जो लड़का या लड़की की अगर शादी हो रही है तो किस किस कंडीशन पे उनकी शादी पर रोक लगाई जा सकती है, वो है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। यदि एक दूसरे का वंशज है, जो पूर्वज हैं, वो अगर एक ही हैं, लड़का हो या लड़की हो, अगर उसके पूर्वज एक हैं, तब वो लोग शादी नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, यदि एक पारंपरिक पूर्वज या दूसरे के वंशज की पत्नी या पति था, तब ऐसी कंडीशन पे वो शादी नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि अब क्या है, किसी और की जो वंशज के अकॉर्डिंग जो उनकी पीढ़ी से चली आ रही है, ठीक है, अब क्या है, वो किसी और के पति या किसी और की पत्नी के साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। यदि कोई दूसरे के भाई या
पिता या माता के भाई या दादा दादी के भाई की पत्नी थी। ठीक है, यानी कि ऐसी कंडीशन में भी अगर कोई लड़का है, ठीक है, तो क्या है, अपने पिता या माता के भाई या बहन की बच्चों से शादी नहीं कर सकता अगर कोई भाई लड़का है तो, ठीक है, या दादा दादी से नहीं कर सकता, ठीक है, या भाई की पत्नी के साथ वो शादी नहीं कर सकता अगर कोई लड़का है तो, ठीक है। और ऐसे ही जो इसमें चौथा बताया गया है कि जो भाई और बहन आपस में शादी नहीं कर सकते, चाचा और भतीजे आपस में शादी नहीं कर सकते, जो चाची और भतीजे की शादी आपस में नहीं हो सकती, भाई और बहन आपस में शादी नहीं कर सकते, दोनों के जो बच्चे हैं, जो कज़न्स हैं, वो आपस में शादी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो वो शादी नहीं मानी जाएगी, उस पर रोक लगाई गई है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो धारा 11 यानी हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 है उसका सेक्शन 11 के तहत वो विवाह वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और धारा 18 के तहत उन्हें सजा भी दी जाएगी। अब पक्षकार एक दूसरे के सपिंडा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये हिंदू विवाह अधिनियम की धारा जो 3F है उसके अनुसार यहाँ पे क्लियर किया गया है कि सपिंडा होता क्या है। भाई सपिंडा देखो, अगर माता के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पे भी पीढ़ी का रिवाज आता है कि अगर जो मैटरनल फैमिली है, जो माता के माध्यम से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की पीढ़ी में बढ़ेंगे तो 3 पीढ़ी तक ये फैला होता है, जबकि जो पिताजी हैं, पिता के साइड से ये ऊपर की जो पीढ़ी होती है हमारी, वो 5 पीढ़ी तक ऊपर जाता है। ठीक है, अगर इस बीच अगर कोई आपस में शादी करता है, सपोज करो एक लड़का है या एक लड़की है, ठीक है, अब उसमें ये देखा जाएगा कि जो इनका जो पूर्वज हैं वो एक तो नहीं है। ठीक है, यानी सपिंडा में जो इनके पूर्वज है अगर वो एक मान जाता है 5 पीढ़ी तक, अगर फादर की साइड से अगर वो 5 पीढ़ी तक एक कोई पूर्वज होगा तब उनकी शादी नहीं होगी। और वहीं अगर माता की साइड से अगर तीसरी पीढ़ी में कोई इसका पूर्वज है तभी वो शादी वैलिड नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है सपिंडा में, ठीक है, या फिर निषेध संबंध में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हो सकता है इस पर फिर एक और वीडियो कंप्लीट बना सकूं और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो अब इसमें आगे चलते हैं और देखते हैं कि सपिंडा में अगर कोई शादी कर लेता है, ठीक है, अगर पक्षकार एक दूसरे से शादी कर लेते हैं सपिंडा होने के बावजूद भी, अगर वो एक दूसरे के पूर्वज में आ रहे हैं उसके बाद भी शादी कर लेते हैं, तो सेम धारा 11 के तहत वो शादी जो है वाइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और 18 के तहत इसी अधिनियम जो है हिंदू विवाह अधिनियम के जो सेक्शन 18 है उसके तहत उसको सजा दी जाएगी। अब एक यहाँ पे केस है एम विजय कुमारी बनाम के देव बालन, 2003 का मामला है, केरल का मामला है। इसमें क्या है कि एक हिंदू व्यक्ति था, पुरुष था, जो ईसाई के रूप में परिवर्तन हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ईसाई महिला के बीच में हिंदू रीति रिवाज से वो शादी करता है, तब वो एक वैध विवाह नहीं माना जाएगा। किसके तहत? जो हमारा हिंदू विवाह अधिनियम है, ठीक है, उसकी धारा 5 के अनुसार जो दोनों व्यक्ति हैं दोनों हिंदू होने चाहिए तभी वो वैलिड होगा। अब क्योंकि ये ईसाई महिला से शादी कर रहा है और ईसाई में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से शादी कर रहा है, तब वो हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब एक और केस लॉ है यहाँ पे, आर लक्ष्मी नारायण बनाम शांति। ठीक है, इसमें कहा गया कि केवल इस तथ्य पर ये नहीं बताया जा सकता कि अगर कोई लड़का लड़की कुछ टाइम छोटे हैं या फिर कुछ महीने छोटे हैं, 1 महीने छोटे हैं, तो ये नहीं मान जाएगा कि वो शादी वैलिड है नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं कि आप उस पर क्लेम कर दो कि लड़का जो है वो मानसिक विकार के कारण अपनी पत्नी को शादी और बच्चे पैदा करने में अयोग्य घोषित है। अगर वो ऐसा घोषित करते हैं, ऐसा अगर वो बताते हैं कि हाँ भाई वो इस तरह से बीमार है कि वो रिलेशनशिप में नहीं जा सकता या बच्चों की उत्पत्ति नहीं कर सकता, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तब ऐसे में उसको पूरे जो फैक्ट हैं उसके साथ क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, और उस बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जा कर के वो एक सामान्य विवाहित जो जीवन है वो बताना पड़ेगा कि वो असंभव है। अगर इन दोनों की मैरिज अगर कंटिन्यू चल रही है तब जा कर के वो अलग हो सकते, अदरवाइज़ नहीं। और अगर ऐसा पहले से ही है तो क्या है, वो शादी वैसे ही क्या हो जाएगी, खारिज कर दी जाएगी, यानी कि उसको वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारा का सारा क्लियर है। अब देखते हैं हम सेक्शन 7, वो ये कहता है कि जो शादी है यानी सेरेमनी है, शादी क्या है, वो एक सेरेमनी है जो कि परंपरागत चलता चला आया है। ठीक है,
और ये पूरे रीति रिवाज के साथ होता है। इसमें अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, ठीक है। यानी विवाह में जो जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी सेरेमनीज होती हैं, वो सारे के सारे सेक्शन 7 में बताई गई है, ठीक है। और सेक्शन 8 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो कि काफ़ी जगहों पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। ये राज्य सरकार के ऊपर होता है कि वो इसके लिए कैसे क्या क्या नियम और कैसे कैसे नियम बना रही है या कैसे कैसे नियम बनाएगी, और इसका क्या ज़रूरी है क्या नहीं, ये पूरा राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा का सारा क्लियर है, समझ में आ गया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट होता है या कोई क्वेश्चन है, देन आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और गाइज़ प्लीज़ अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच।